चलो, हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी प्रिंसिपल और एजेंट दो लोग होते हैं। प्रिंसिपल करवाता है, एजेंट करता है। करे भले ही एजेंट, पर भरेगा प्रिंसिपल। कितने तरह से बनती है एजेंसी, ये भी हम लोगों ने देखा था। ये सब देखने के बाद आज अपन देखते हैं काइंड्स ऑफ एजेंट। आपके यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं, देखें। सबसे पहले सब एजेंट। एजेंट जो अपने नीचे एक और एजेंट अपॉइंट करे। जैसे रामलाल ने श्यामलाल को बोला मेरे लिए ये सामान लिया, और श्यामलाल कहीं किसी इंपॉर्टेंट काम से बिजी हो गया, तो उसने घनश्याम दास को बोल दिया। तो रामलाल का काम जो श्यामलाल को एज एन एजेंट करना था, वो श्यामलाल ने घनश्याम दास को और फर्दर डेलीगेट कर दिया। इसको बोलते हैं, जो फर्दर डेलीगेट हुआ है उस व्यक्ति को बोलेंगे एजेंट का एजेंट, यानी कि सब एजेंट। वैसे तो सब एजेंट करना अलाउड नहीं है जब तक कि ओरिजिनल प्रिंसिपल की कंसेंट ना हो, उससे पूछा ना गया हो, ठीक है। लेकिन अगर उससे पूछ के करते हैं तो उसे कहेंगे सब एजेंट। और फिर सब एजेंट और प्रिंसिपल मेन व्यक्ति के बीच में वही रिलेशनशिप होगी जैसे कि ओरिजिनल प्रिंसिपल एजेंट के बीच में होती है। मतलब इस केस में अब घनश्याम दास एक तरीके से एजेंट बन जाएगा और रामलाल प्रिंसिपल। अब अगर घनश्याम दास भी उधार लाता है तो चुकाएगा कौन? चुकाएगा रामलाल। वापिस कह दूं, रामलाल एजेंट प्रिंसिपल, श्यामलाल एजेंट, घनश्याम दास श्यामलाल का एजेंट, यानी कि रामलाल का सब एजेंट। लेकिन जब आप पूछ के किया है, अगर कंसेंट लेके किया है, तो करेगा भले घनश्याम दास, पर माना ये जाएगा ऐसे भी किसने किया, श्यामलाल, रामलाल। दूसरा है स्पेशल एजेंट। जब हम किसी पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एक एजेंट अपॉइंट करते तो उसको बोलते हैं स्पेशल एजेंट। हर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको फिर से नई एजेंसी बनानी पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि मैं अपना वर्सोवा वाला बंगला बेचना चाहता हूँ, और मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मेरे बिहाफ पे मेरा एजेंट जो भी करेगा सारी फॉर्मेलिटीज ये निभा देगा। और मैं अपना कोलाबा वाला बंगला भी बेचना चाह रहा हूँ, तो ये एक ही साइन कर दी मैंने डॉक्यूमेंट। इस एक डॉक्यूमेंट में इसको मैंने अधिकार दे दिया है कि वर्सोवा वाला बंगला भी बेच सकता है, कोलाबा वाला भी बेच सकता है। नहीं, ये जनरल एजेंसी होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में स्पेशल एजेंसी बनानी पड़ती है, यानी कि हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग रिटर्न डॉक्यूमेंट स्पेशली आपको एजेंट बना, भले उसी व्यक्ति को बनाओ दोनों बार एजेंट, लेकिन हर एक के लिए स्पेशल एजेंसी क्रिएट करनी पड़ती है। ये स्पेशल एजेंसी। जनरल एजेंट किसको बोलते हैं? मैंने एक बार एजेंट बनाया बिजनेस के लिए और कहा कि ये मेरा एजेंट, अब वो मेरे बिहाफ पे खरीद भी सकता है गुड्स, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, मकान जमीन जायदाद रियल एस्टेट नहीं, जमीन नहीं, मूवेबल गुड्स। तो वो गुड्स खरीद सकता है, दुकान के गुड्स बेच सकता है, मेरे बिहाफ पे गुड्स गिरवी रख के दुकान के लिए लोन लेके आ सकता है। वो जो करेगा एज इफ मैंने किया, जनरल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट, जनरल एजेंट एक ही बात है, बिजनेस एजेंट। फैक्टर्स वो लोग होते हैं जिनको हम काम सौंपते हैं कि एक काम कर, ये मैंने रामलाल श्यामलाल 10-20 लोगों को पैसा उधार दे रखा है, तो मुझे 5 लाख दे और ये मेरे सारे डेटर तेरे। तो मेरे कुल डेटर है 7 लाख के, जिनसे मुझे 7 लाख रुपया वसूल करना है, पर मेरे पास टाइम नहीं है वसूली करने का, और मुझे लगता नहीं कि मेरे कहने से दे देंगे, मैं बहुत सीधा पड़ता हूँ। तो मैंने एक स्पेशल व्यक्ति को अपॉइंट किया एजेंट के तौर पे कि मेरे बिहाफ पे तू रिकवर कर, और सारा पैसा तू रख लेना, तू तो मेरे को एक फुल टाइम वन टाइम अमाउंट दे दे, कितना दे रहा है। बोले सर मैं आपके सारे जितने भी कर्जदार हैं उन सबसे 6, 6.5, 7 लाख तो वसूल कर ही लूंगा। हो सकता है पूरे वसूल कर लो, मेरे अंदर वसूल करने की कैपेबिलिटी है। मैंने कहा एक काम कर यार, तू तो 5, 5.5 लाख दे और बाकी सारे डेटर अब तेरे, जितना वसूल हो जाए वो सब तेरा, प्रॉफिट भी तेरा। मेरा तो पूरा ही डूब रहा था 7 लाख, कुछ तो रिकवर हो जाएगा। डूबते को तिनके का सहारा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। हिंदी में कहते हैं नहीं मामा से तो काना मामा अच्छा। तो इस लिहाज से कई बार हम लोग जिस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, उस तरह के एजेंट जो हमारे बिहाफ पे पैसा रिकवर करने जाता है, पर हमको पूरा फुल टाइम सेटलमेंट कर चुका है, अब जो भी पैसा आएगा वो रखेगा, इस व्यक्ति को बोलते हैं फैक्टर। ब्रोकर यानी वही दलाल मेरे बिहाफ पे दलाली करता है, मेरा माल बिकवाता है, नॉर्मल एजेंट। डेल क्रेडिटर एजेंट आपने पढ़ा होगा, कंसाइनमेंट जो एमपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई में नहीं होता ये, हमने भी नहीं पढ़ा था। डेल क्रेडिटर एजेंट मतलब जो इस बात की गारंटी देता है कि माल बिकेगा ही नहीं, माल का पैसा भी आ जाएगा, और पैसा नहीं आया तो मैं चुकाऊंगा, चिंता मत करो। तो एक तरह से गारंटी काइंड ऑफ, पैसा आ जाएगा, पैसा रिकवर भी मैं करके दूंगा। इस बात का वो डेल क्रेडिटर कमीशन भी लेता है एक्स्ट्रा थोड़ा सा, है ना। उसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर एजेंट। इट्स अ लैटिन वर्ड डेल क्रेडिटर, जिसका अर्थ होता है एक्स्ट्रा कमीशन लेने वाला एजेंट काइंड ऑफ। ऑक्शनियर यानी जो हमारी तरफ से ऑक्शन करता है। जैसे मेरी से बाइक है, वो मुझे बेचना है, तो एक रामलाल नाम का व्यक्ति, उसको बोलना आता है अच्छे से। मैंने उसको अपॉइंट किया कि तू स्टेज पे खड़ा होके बाइक रखना साइड में, और बोलना कि देखो इतनी बढ़िया बाइक है, इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है, ये वो ये वो।
तो बेचना मुझे, लेकिन मेरे बिहाफ पे वो बेच रहा है, ऑक्शन कर रहा है, नीलामी। जो ऑक्शन कर रहा है मेरे बिहाफ पे वो मेरा एजेंट है, बेच मैं ही रहा हूँ, माल मेरा ही है, पैसा मुझे ही आएगा, बेचूंगा मैं ही, चाबी मैं दूंगा, फॉर्म भी मैं ही साइन करूंगा ट्रांसफर का, लेकिन वो ऑक्शन कर रहा है मेरे बिहाफ पे, तो ये ऑक्शन, ये सब एजेंट ही है। जो काम करते हैं उसके हिसाब से इनका एक नया नाम पड़ गया है, सभी एजेंट, बस थोड़ा सा स्पेशलिटी का काम करते हैं इसलिए उनका नाम पड़ गया। जैसे है सब डॉक्टर, पर वो स्पेशलिटी का काम है तो नेफ्रोलॉजिस्ट, स्पेशलिटी का काम है तो कार्डियोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट, बस इतना अंतर पड़ता है ना बच्चों। अगला है पार्टनर। पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं, पार्टनरशिप में ये अपन पढ़ेंगे आगे एग्जीक्यूटिव में जाके, सीए इंटर में, सीए फाउंडेशन में भी है। पार्टनर का अर्थ होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर काम करता है, तो भले ही वो कर्जा करे, चुकाना मुझे भी है, तो एजेंसी तो है ना, पार्टनर्स में भी म्यूचुअल एजेंसी, एक पार्टनर करे तो भी दूसरे को भी चुकाना है मिलजुल के उसके साथ, तो पार्टनर्स भी आपस में एक दूसरे के एजेंट होते हैं। अगला है बैंकर। मेरे बिहाफ पे बैंक चेक कलेक्ट करता है, चेक का पेमेंट करता है, तो एक तरीके से बैंक भी मेरा एजेंट हो गया। मैंने जो काम बोला है, चेक लेके आओ, चेक का पेमेंट मेरे खाते में डाल देना, मैंने फलाने को चेक दिया, इसको पेमेंट कर देना, बैंकर भी मेरे एजेंट के तौर पे थोड़ा बहुत काम करता है, तो बैंकर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एजेंट। ठीक है, चलो अगली हेडिंग है कि एक एजेंट की अपने प्रिंसिपल के प्रति क्या ड्यूटीज। बहुत ही आसान टॉपिक। भाई एजेंट और प्रिंसिपल में एक रिश्ता है एजेंट प्रिंसिपल का, तो कुछ ड्यूटीज होंगी दोनों की एक दूसरे के प्रति। तो देखो क्या ड्यूटीज हैं एजेंट की ड्यूटीज। पहला कि प्रिंसिपल का बिजनेस प्रिंसिपल के डायरेक्शंस के हिसाब से ही करे। प्रिंसिपल ने बोला है कि रामलाल की दुकान से 5,000 का माल ला, और एजेंट 8,000 का ले आया, तो गलत किया ना। तो एजेंट की ड्यूटी है कि प्रिंसिपल ने जो डायरेक्शन दिए हैं उन डायरेक्शंस के हिसाब से ही काम करे। दूसरा, कैरी आउट वर्क विद नॉर्मल स्किल एंड डिलीजेंस। स्किल यानी आर्ट, कला, डिलीजेंस यानी परिश्रम, मेहनत। अच्छा बताओ, मैं अपना काम करूंगा तो पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा, पूरी कलाकारी से करूंगा, लेकिन जब मैं किसी का एजेंट बन के काम करूंगा तो हो सकता है मैं उतनी मेहनत से काम ना करूं। अच्छा हो बुरा हो, मेरे को क्या, जैसे तैसे निपटा दो, अपने को तो सैलरी मिलने वाली मंथ के एंड में एज एन एजेंट। पर ये अच्छी बात नहीं है। लॉ बोलता है हर एजेंट को अपने प्रिंसिपल का काम उतनी ही ईमानदारी से, स्किल यानी कला, और डिलीजेंस यानी कि परिश्रम, उतनी ही मेहनत और परिश्रम से करना है, कलाकारी से करना है, बुद्धिमानी से करना है, जैसे कि अगर उसका खुद का काम होता तो वो करता। तीसरा है रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। रेंडर यानी देना, प्रोवाइड करना, गिव, याद रखना ये वर्ड, गिव। प्रॉपर यानी ठीक ठाक, अकाउंट्स यानी हिसाब, यानी सही हिसाब दे। मैंने कहा कि जब मेरे ये लोग हैं इनसे पैसा वसूल करके आ, कर्जदार, तो उनसे लेके तो वसूल करके तो लाया 10 लाख, और मुझे आके बोलता है कि उन्होंने तो 8 लाख ही दिए, तो हिसाब में हेरा फेरी कर दी ना। तो एजेंट ने सही किया है गलत किया? जवाब है गलत किया। एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर अकाउंट्स, अकाउंट्स यानी हिसाब, सही सही व्यवस्थित हिसाब रेंडर करे, यानी कि दे। अगली ड्यूटी है कि वो अपने प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करे, बातचीत करता है, मुझसे बिना पूछे कुछ ना करे, कहीं किसी मुसीबत में फंस जाए। किसी व्यक्ति का मैंने मान लो अपने एजेंट को भेजा कि जाओ उससे 10,000 रुपये उधार दिए थे लेके आओ, वो कह रहा है कि साहब मेरे पास तो 8,000 ही है, इतने ही दूंगा, और मेरा एजेंट बोले कि चल ठीक है 8,000 दे, बाकी तेरा सब पैसा माफ। तो एजेंट गलत कर रहा है। एजेंट की ड्यूटी है कि इस तरह की परिस्थिति में मुझसे कम्युनिकेट करे। बोले सर ये तो 8,000 ही दे रहा है, क्या करना है? मैंने कहा फिर मैं बोलूंगा कि चल ठीक है 8,000 ले आ, बाकी 2,000 निपटेंगे। ये उसकी ड्यूटी है। तो एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करके ही आगे बढ़े, अगर कहीं फंसता है या कहीं कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है ना। फिर है एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए जितना भी पैसा उसने रिसीव किया है, लोगों से लिया है, वो जाके पूरा सम किसको पे करे, पूरा अमाउंट प्रिंसिपल को ही पे करे। फिर प्रिंसिपल के सामने एजेंट की ड्यूटी है कि प्रिंसिपल की अगर डेथ हो जाती है या इंसैनिटी यानी वो पागल हो जाता है, डेथ या इंसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल, तो अगर प्रिंसिपल की डेथ या इंसैनिटी हो जाती है, देखो ये डेथ या इंसैनिटी अगर हो जाती है, तो एजेंट की ड्यूटी है कि वो एजेंसी को वहीं पे टर्मिनेशन कर दे, यानी कि खत्म कर दे, और प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई भी काम करना बंद कर दे, है ना। मान लो एक्स ने वाई को अपना एजेंट बनाया, या रामलाल श्यामलाल अपने फेमस है, तो रामलाल ने श्यामलाल को एजेंट बनाया कि जा मेरे लिए ये काम करके आ, मैं तुझे तनख्वाह दूंगा, इसी दुकान पे जा, इनसे माल ला, इनको माल उधार दे, इसको बेच, उससे खरीद, ऐसा काम कर। एजेंट करता है, और ये सब ट्रांजेक्शन की लाइबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल की। करे भले एजेंट, भरेगा प्रिंसिपल। अब एक दिन प्रिंसिपल के काम से एजेंट बाहर गया हुआ था,
उसको फोन पे खबर दी कि भाई वो आपके प्रिंसिपल तो नहीं रहे, दुकान के दूसरे नौकर ने, कि मालिक नहीं रहे, तो क्या अभी भी उसको अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ करना चाहिए? नहीं, उसको उसी समय एजेंसी को टर्मिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी हो गई है। और प्रिंसिपल के बिहाफ पे, अब तो प्रिंसिपल नहीं है, लेट प्रिंसिपल, लेट, जो नहीं रहे, लेट गए हमेशा के लिए, इसलिए लेट है ना। तो हमेशा के लिए वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गए, अब कभी उठेंगे नहीं वो प्रिंसिपल, तो उनके बिहाफ पे कोई भी ट्रांजेक्शन करना बंद कर दे, टर्मिनेट कर दे उस एजेंसी खुद ही, है ना। फिर फालतू में फंस जाएंगे प्रिंसिपल के बच्चे, उनकी प्रॉपर्टी से चुकाना पड़ेगा फिर, इसलिए बंद कर दे। फिर उसके बच्चों को लगेगा तो वो नए सिरे से उसको अपना एजेंट बना लेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर लगा तो, लेकिन वो एजेंसी तो खत्म होगी जो प्रिंसिपल के साथ थी। अगला है कंसिडरेशन जरूरी नहीं एजेंसी में, सेक्शन 185 अपन ने देखा था। एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल का काम अच्छे से करे, है ना, और उसमें कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरा कोई मित्र है, उसने मेरे लिए काम कर दिया ऐसे ही गुड फेथ में, बिना पैसे के, नो कंसिडरेशन। और कोई एक नॉर्मल व्यक्ति, वो पैसे लेके मेरे लिए काम करता है मेरे बिहाफ पे, तो दोनों ही केस में एजेंसी तो वैलिड वैलिड होगी। हाउएवर अगर अग्रीमेंट हो तो एजेंट का अधिकार है कि वो रेम्यूनरेशन, अगर अग्रीड था कि रेम्यूनरेशन लेगा, कंसिडरेशन लेगा, तो फिर तो उसका अधिकार है, एंटाइटल्ड है वो, यानी कि अधिकार है, ठीक। पर अगर कोई अग्रीमेंट ना हो और अगर मना ही किया था कि मैं तो नहीं दूंगा, फिर भी काम करना है, फिर भी तो रेडी हुआ था, तो अब नहीं मांग सकता, क्योंकि कंसिडरेशन कंपलसरी नहीं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है प्रिंसिपल की ड्यूटीज। प्रिंसिपल की क्या ड्यूटीज है? बोले देखो, अगर एजेंट ने अपनी ड्यूटी, नहीं भाई, रिकवर डैमेजेस फ्रॉम एजेंट इफ इट डिसरिगार्ड्स, बल्कि राइट्स ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी ड्यूटीज के पहले राइट्स पढ़ते हैं, ऊपर राइट्स हैं, पहले राइट पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल के क्या राइट्स हैं कि अगर एजेंट ने अपनी ड्यूटी ठीक से ना निभाई हो, डायरेक्शंस डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड यानी नहीं माना, डायरेक्शन यानी निर्देश, आदेश, तो प्रिंसिपल ने जो आदेश या निर्देश दिए थे, अगर वो एजेंट नहीं मानता है, डिसरिगार्ड करता है, तो फिर क्या अधिकार है बताओ फटाफट से, किसके पास? तो अधिकार है प्रिंसिपल के पास कि वो एजेंट से डैमेजेस यानी कि कॉम्पेंसेशन रिकवर कर सके, ठीक है। फिर ऑब्टेन अकाउंट्स, देखो आप एक लॉजिक लगा लो, सीधा सीधा हमेशा का लॉजिक, पूछो क्या लॉजिक? ये है कि जो एजेंट की ड्यूटीज हैं, जो एजेंट की ड्यूटीज हैं, वो प्रिंसिपल के राइट्स, सीधी बात। देख लो आप, एजेंट की ड्यूटी क्या थी? एजेंट की ड्यूटी थी कि वो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम करे, तो प्रिंसिपल का राइट ये है कि अगर उसने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ ना किया हो काम, और उससे नुकसान हुआ हो, तो उसका कॉम्पेंसेशन दे। एजेंट की ड्यूटी क्या थी? रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, तो प्रिंसिपल का राइट हो गया ऑटोमेटिकली, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, लाइन याद कर लो, ड्यूटी ऑफ एजेंट एंड राइट ऑफ प्रिंसिपल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। उसी तरह से ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल एंड राइट्स ऑफ एजेंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। घर में देख लो यार, माता पिता का जो राइट है वो हमारी ड्यूटी, उनका राइट है कि हम पढ़ें, तो हमारी ड्यूटी है कि हम पढ़ें। उनका राइट ये है कि वो हमसे पूछ सके कि रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया, तो हमारी ड्यूटी है कि हम अच्छा रिजल्ट लाएं। तो जहाँ भी रिलेशनशिप होगी वहाँ ड्यूटीज और राइट्स तो होंगे ही होंगे। उनकी ड्यूटी है कि वो पैसे दें, तो हमारा राइट है कि हमारी स्कूल की फीस, हमारी कोचिंग की, कॉलेज की फीस हमको मिले भरने के लिए। ड्यूटीज एंड राइट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हमेशा, ठीक। इसलिए अपने एजेंट की ड्यूटीज देखी तो प्रिंसिपल के राइट्स अपने आप आ जाएंगे, देख लो आप, है ना। तो अकाउंट्स ले यानी हिसाब ले, फिर एजेंट ने जो भी पैसा उसके बिहाफ पे कलेक्ट किया है वो ले प्रिंसिपल, फिर एजेंट ने अगर कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है तो वो ले, झूठ बोल के गया था बाहर, 10 दिन घूम के आया, बिल बता दिया 50,000 का, बाद में पता चला कि ये तो सस्ते से होटल लॉज में और घटिया से ढाबे में खाता था, असल में बिल तो 15,000 का बना है, 35,000 का बिल तो इसने कच्चा पक्का नकली बिल बना के लगा दिया, अलावेंस का, ट्रैवलिंग अलावेंस का और फूड का, तो सीक्रेट प्रॉफिट कमाया। सिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, ऐसा करते हैं लोग। तो क्या करेंगे, अगर सीक्रेट प्रॉफिट कमाया तो भाई ला वापस दे मेरे को मेरा पैसा, ऑब्टेन कर सकता है कौन? प्रिंसिपल का राइट है। और लास्ट, अगर एजेंट एजेंसी के बिजनेस में मिसकंडक्ट करता है, उटपटांग काम कराता है, व्यापारी को मार आता है और बिजनेस रिलेशन खराब करके आ जाता है, तो ऐसे में उसकी सैलरी या उसका रेम्यूनरेशन फोरफिट करने का राइट है। फोरफिट यानी जब्त कर लेगा, जा तेरी सैलरी जब्त होगी, तेरे कारण 20,000 का नुकसान हुआ, तेरी सैलरी से 20,000 काट। अब आप पूछोगे सर नुकसान अगर 50,000 का हुआ होता और उसकी सैलरी तो 20,000 है, तो 20,000 तो काट ही लेते, बाकी 30,000 के लिए केस कर लेते कोर्ट में। या फिर अमीर आदमी है तो छोड़ भी देगा, आवाज ठीक है 20,000 काट लिए, 30,000 का नुकसान मेरा भुगत लूंगा, लेकिन अब देखो नौकरी से निकाल देता। वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है।
लेकिन राइट तो है ना प्रिंसिपल का कि वो क्या कर सकता है, बोलो क्या कर सकता है प्रिंसिपल? फोरफिट कर सकता है अगर एजेंट एजेंसी के बिजनेस में मिसकंडक्ट करता है। कंडक्ट यानी अच्छा काम, मिसकंडक्ट यानी बुरा काम। ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल की ड्यूटीज, अब एजेंट अपन प्रिंसिपल की ड्यूटीज पढ़ रहे, एजेंट के राइट नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि वो इसी में अपने आप शामिल रहे, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। ये लॉजिक यहाँ बता दे, इसलिए एक चीज अपन ने नहीं पढ़ी, क्या? एजेंट के राइट्स, क्योंकि प्रिंसिपल की ड्यूटीज ही एजेंट के राइट है। क्या ड्यूटीज है प्रिंसिपल की? अगर अग्रीड हुआ है रेम्यूनरेशन तो वो पे करे, है ना। दूसरा, अगर एजेंट कोई लॉफुल काम करता है और उस दौरान उसको कोई नुकसान हो जाता है तो इंडेमनीफाई करे। इंडेमनीफाई यानी मेक गुड द लॉस। ठीक। जैसे मैंने एजेंट को अपनी बाइक पे भेजा कि जा सामान लेके आ, और मेरी बाइक खराब थी, तो खराब बाइक की किक लगाई उसने, किक लगाई तो किक स्लिप थी उसकी, तो किक एकदम से उछल गई और उसका पाँव जो है वो पेट्रोल की टंकी से टकरा गया, घुटना फूट गया। तो अब ये जो लॉस हुआ है, इंडेमनीफाई वर्ड मैंने बोला था कॉमनली कहीं भी हो सकता है, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट तो स्पेसिफिक है, पर ये वर्ड तो इंग्लिश लैंग्वेज का है, जिसका अर्थ है कि किसी के भी लॉस को कॉम्पेंसेट करना। इंडेमनीफाई एफ वाई लगाने से वर्ब बनती है। तो अब बताओ, बेचारा गुड फेथ में काम करने का था, उसको तो पता भी नहीं था कि कार बाइक खराब है, और उस गुड फेथ में अगर कोई भी एक्ट उसने किया, कोई भी लॉफुल काम किया एज एन एजेंट, और फिर उसको अगर नुकसान हो गया, तो उसको इंडेमनीफाई यानी कि उसके उस लॉस की भरपाई, वो ट्रीटमेंट का पैसा कौन देगा? मैं दूंगा। प्रिंसिपल की ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल टू इंडेमनीफाई द एजेंट फॉर ऑल द लॉफुल एक्ट्स डन बाय हिम एज एन एजेंट, है ना। दूसरा, इंडेमनीफाई एजेंट फॉर ऑल द थिंग्स डन बाय हिम इन गुड फेथ। अब गुड फेथ का अर्थ यहाँ पे ये लगाना कि आपने उससे जो काम कराया है वो गलत है, ऊपर वाले में लॉफुल काम करा रहे हो फिर भी नुकसान हो गया, नीचे वाले में अनलॉफुल काम करा रहे हो पर उसको नहीं पता है कि आप उससे अनलॉफुल काम करा रहे हो, वो बेचारा गुड फेथ। अंतर समझ में आया? ऊपर इंडेमनीफाई किस बात का कर रहे हो कि उससे आपने लॉफुल काम कराया और उस लॉफुल काम में कोई गड़बड़ हो गई, पिज्जा डिलीवर करने जा रहा था, बाइक की चोट लग गई, काम लॉफुल ही था पिज्जा डिलीवर करना। नीचे वाले का क्या अर्थ है? आप उससे अनलॉफुल काम करा रहे थे पर वो गुड फेथ में था, उसको नहीं पता था कि आप उससे अनलॉफुल काम करा। जैसे पिज्जा के डब्बे के अंदर आपने ड्रग्स भर दिए और पैक करके उससे कहा कि रामलाल के घर दे आओ, होम डिलीवरी। पुलिस की चेकिंग चल रही थी, पुलिस ने इसके पिज्जा के बॉक्स को भी खोल के देख लिया और उसमें से ड्रग्स निकली। अब ड्रग्स का सप्लायर तो मैं हूँ, वो बेचारा तो गुड फेथ में था। अब उसको जो पुलिस ने पकड़ा, जेल ले गए, थोड़ा बहुत मारा, फिर बाद में बच गया, वो प्रूफ मेरे खिलाफ हुआ, पर उसको जो भी नुकसान हुआ इस चक्कर में, वो सब मुझे इंडेमनीफाई करना है, उसके उस लॉस को मुझे मेक गुड करना है, कॉम्पेंसेट। ये अंतर है ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट। लॉजिक, पहले वाले में सही काम करते करते भी गलत हो गया तो मुझे कॉम्पेंसेट करना है, दूसरे वाले में गलत काम करते करते उसके साथ गलत हो गया पर वो गलत काम में वो शामिल नहीं था, वो बेचारा गुड फेथ में था। अब आप पूछो सर उसको भी पता होता तो फिर क्या होता? तब तो फिर वो भी जेल जाता, मैं भी जेल जाता, कोई किसी को कॉम्पेंसेट नहीं करता, दोनों ही क्रिमिनल माने जाते, है ना। बड़ा आसान। अगला, अगर प्रिंसिपल की स्किल, लैक ऑफ स्किल या नेग्लेक्ट के कारण, प्रिंसिपल की लापरवाही, सीधे सीधे नेग्लेक्ट यानी लापरवाही, लैक ऑफ स्किल यानी कि काम करने का तरीका नहीं याद है, स्किल नहीं है, और उस चक्कर में अगर एजेंट को लॉस हो जाता है तो उस बात का भी इंडेमनिटी इंडेमनिटी प्रिंसिपल इंडेमनीफाई करेगा एजेंट। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, हर चीज का अपन एग्जांपल लिया है अभी तो, जितना कॉन्ट्रैक्ट राइट पड़ा है ऐसी कोई जगह नहीं, बल्कि दो दो तीन तीन चार चार एग्जांपल के, नंबर वन बनना है अपने को तो बच्चों को, है ना, एक एक धागा उधेड़ के। ऑल्दो सीए इंटर लेवल पे या सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे कुछ ज्यादा भी होता है, अभी हमारे पास एजेंसी में इतना ही है। तो लैक ऑफ स्किल या नेग्लेक्ट का उदाहरण कैसे बनाएंगे अपन? एक उदाहरण ये है कि मैंने अपने एजेंट को एक सामान दिया और वो सामान एक्सप्लोजिव है, सोडियम वोडियम है उसके अंदर, जिससे जल सकते हैं, तो मुझे संभाल के देना चाहिए। सोडियम नहीं बल्कि, हाँ ठीक है, सल्फर है, सल्फर ज्यादा, या सल्फ्यूरिक एसिड आपने सुना हो, H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड एक कंटेनर में, अब मुझे उसको बताना चाहिए ना कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, तो नॉर्मली मैं उसको पानी के टैंकर या नॉर्मल केमिकल्स जो जिनमें कोई हार्मफुल नहीं है, केमिकल फैक्ट्री, अब मैंने अपने एजेंट को एक ऐसा केमिकल दिया जो सल्फ्यूरिक एसिड है, एक एक उंगली अगर सल्फ्यूरिक एसिड में डालो तो उंगली जितनी अंदर जाती है उतनी अंदर ही रह जाती है, खत्म, इतना खतरनाक है आप जानते हो।
तो मुझे मेरा लापरवाही ये है कि मैंने बताया नहीं, तो गलती किसकी है, नेग्लेक्ट किसका है या लैक ऑफ स्किल किसका है, प्रिंसिपल का। उसको बताया नहीं तो वो बेचारा मस्ती में लेके जा रहा है अपने सर पे, और थोड़ा सा हिलते डुलते आराम से झूमते हुए, तो वो 2-4 बूंद उसकी बॉडी पे गिर गई, जल गया बेचारा, एसिड अटैक अपने आप ही हो गया उस पर, खुद से खुद पे ही। अब इसमें जो लॉस हुआ वो कौन इंडेमनीफाई करेगा, प्रिंसिपल, क्योंकि नेग्लेक्ट लापरवाही गलती किसकी है, प्रिंसिपल। अगला, एजेंट में हैव लीन ऑन प्रिंसिपल, लीन यानी रिटेन करना, ये वर्ड याद रखना है, LIEN, लीन, लीन यानी रिटेन करना। तो एजेंट प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है अगर उसका ये जो ऊपर इंडेमनीफाई करना है ना, लॉस का मेक गुड अगर नहीं करता है प्रिंसिपल, और अगर प्रिंसिपल की कोई प्रॉपर्टी एजेंट के पास पड़ा है, कुछ माल बेचने के लिए दिया था और वो अभी बिकावा नहीं है, अनसोल्ड है, तो वो प्रॉपर्टी मैं तब तक अपने पास रोक लूंगा, ना बेचूंगा ना तुझे दूंगा, जब तक कि तू मुझे मेरा पैसा नहीं देता, और बहुत समय हो गया तो फिर उसको बेच के मैं तो मेरा पैसा रिकवर कर लूंगा। एजेंट को राइट है कि ऊपर जो इंडेमनिटी का लिखा है ना, इंडेमनीफाई इंडेमनीफाई, और वो जो इंडेमनीफाई प्रिंसिपल को करना चाहिए वो इंडेमनीफाई अगर नहीं करता है, तो एजेंट प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पे लीन कर सकता है, रिटेन करके अपने पास रख सकता है। ठीक, लीन यानी रिटेन, रोक के रख लेगा, देगा ही नहीं जब तक, न बेचेगा न प्रिंसिपल को लौटाएगा, जब तक कि उसको उसका पैसा वापस नहीं मिल जाता। इसे हम इंग्लिश में लीगल टर्मिनोलॉजी में लीन बोलते हैं, LIEN, लीन। उच्चारण वही जो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं ना, उच्चारण वही हिंदी वाला लीन, लेकिन वर्ड है इंग्लिश का लीन। ठीक, प्रोनाउंसिएशन लीन, इंग्लिश का वर्ड लीन, जिसका अर्थ है रिटेन करना, रोक के रखना, नहीं देना, नहीं लौटाना। ठीक है, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल। अब है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन यानी खत्म हो जाती है एजेंसी। कब खत्म हो जाती है, बड़ा आसान है, 1 मिनट में हो जाएगा। या तो प्रिंसिपल मर जाए या एजेंट मर जाए, प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए, एजेंट इंसॉल्वेंट हो जाए, प्रिंसिपल पागल हो जाए, एजेंट पागल हो जाए, या जिस बिजनेस जिस काम के लिए एजेंसी बनाई थी वो काम पूरा हो जाए, और या प्रिंसिपल एजेंट को निकाल दे, या एजेंट प्रिंसिपल को इस्तीफा दे दे। रिवोक यानी कैंसिल, है ना, और रिनाउंस यानी कि त्यागना। तो इस्तीफे के लिए वर्ड है रिनाउंस, रिनाउंस त्यागना, इस्तीफा देना, और रिवोक यानी कैंसिल करना। या तो प्रिंसिपल रिवोक कर दे, एजेंसी आज से तो मेरा एजेंट नहीं है, ठीक है भैया कोई बात नहीं, अभी तक का हिसाब कर दो। या एजेंट कह दे कि सर मेरे को अच्छी जॉब मिल गई, अब मैं जा रहा हूँ, तो रिनाउंस कर दे, तो भी एजेंसी टर्मिनेट। एजेंसी का टर्मिनेशन यानी एजेंसी कब खत्म होती है, कितने तरीकों से खत्म होती है। प्रिंसिपल रिवोक कर दे, प्रिंसिपल रिनाउंस नहीं करता, प्रिंसिपल के लिए वर्ड यूज करना रिवोक, और एजेंट अगर इस्तीफा दे तो उसको रिनाउंस बोले। रिवोकेशन या टर्मिनेशन बाय प्रिंसिपल, रिनाउंसिएशन बाय एजेंट, दो तरीके। तीसरा, डेथ ऑफ, दोनों में से कोई भी मर जाए रिलेशन खत्म हो जाएगा, डेथ ऑफ प्रिंसिपल या डेथ ऑफ एजेंट, या दोनों में से कोई पागल हो जाए, इनसेन, इंसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल, इंसैनिटी ऑफ एजेंट, या दोनों में से कोई अनसाउंड माइंड का हो जाए। स्पेशली प्रिंसिपल, एजेंट तो चलो इंसॉल्वेंट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी लायबल नहीं होगा, प्रिंसिपल अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी एजेंसी खत्म हो जाती है। या वो जिस बिजनेस के लिए एजेंट प्रिंसिपल बने थे वो काम हो गया, दुकान बंद कर दी, एजेंसी भी खत्म हो गई, तो तेरे घर जा मैं मेरे घर जाता हूँ भाई, दुकान ही बंद कर दी। तो दीज आर द ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ एजेंसी। लिखना चाहो तो लिख लो, रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल पहला, दूसरा रिनंसिएशन बाय एजेंट, तीसरा डेथ ऑफ द प्रिंसिपल, चौथा डेथ ऑफ द एजेंट, पांचवा इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल, छठा इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल, सातवां इनसैनिटी ऑफ द एजेंट। हमने इंसॉल्वेंसी ऑफ एजेंट नहीं लिया है क्योंकि इंसॉल्वेंट एजेंट चलता है, क्योंकि लाइबल नहीं होना है ना वो, इसलिए। या कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी, या हाँ बस कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी, ये लिख लो, आपके लिखने के लिए मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है बच्चों, इन तरीकों से। An agency is terminated by the principal revoking his authority, or by the agent renouncing the business of the agency, सबके बीच में और है, or by the business of the agency being completed, या either the principal or agent dying or becoming of unsound mind, or by the principal being adjudicated and insolvent under the provisions of any act for the time being in force। इसका अर्थ है कि उस समय भारत में टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि जो भी उस समय के लिए टाइम बीइंग के लिए जो भी इन फोर्स यानी लागू हो, फॉर द रिलीफ ऑफ इंसॉल्वेंट डेटर्स, मेरे डेटर्स के रिलीफ के लिए जो भी इंसॉल्वेंसी का कोई भी कानून हो, उस कानून के अंडर में, उस कानून के प्रोविजंस के अंडर में कोई व्यक्ति अगर कोर्ट के द्वारा एडजुडिकेट यानी कि कोर्ट के जजमेंट से इंसॉल्वेंट घोषित हुआ, तो वो जो आखिरी की इतनी पूरी 3 लाइन, उनका यह अर्थ है कि प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट घोषित हो जाए तो।
कैसे घोषित होगा? किसी भारत के कानून के तहत। कौन से कानून? जो उस समय टाइम बिंग में उस समय एप्लीकेबल होगा, ऐसा उसका अर्थ। फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स फॉर द रिलीफ ऑफ इंसॉल्वेंट डेब्टर्स। ठीक बच्चों, ये एजेंसी का हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ।